बच्चों किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। किसी एक तत्व के कारण ही कोई उद्योग स्थापित नहीं होता, वरन उस उद्योग से जुड़ी हुई जितनी अलग अलग चीजें होती हैं या अलग अलग सामग्रियां होती हैं, वह उस स्थान पर केंद्रित हो तो ही ऐसा उद्योग स्थापित होता है। तो हम अब उन तत्वों के संबंध में जिक्र करेंगे जिनके कारण ही कोई उद्योग स्थापित होने की प्रवृत्ति रखता है। सबसे पहला कारण है कच्चे माल की प्राप्ति। अलग अलग उद्योगों के लिए कच्चा माल अलग अलग होता है। सीमेंट उद्योग की बात करें तो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल चूना, जिप्सम या अन्य पदार्थ होता है। इसी प्रकार अगर हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कपास होता है। इसी प्रकार लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल लौह अयस्क होता है। इसी प्रकार और भी उद्योग हैं जहां पर कच्चे माल की नितांत आवश्यकता होती है। तो बच्चों, जब तक किसी उद्योग को स्थापित होने के लिए कच्चे माल उस स्थान विशेष के आसपास उपलब्ध ना हो, तब तक वह उद्योग उस स्थान पर केंद्रित नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है शक्ति के साधनों का होना। किसी भी भारी भरकम उद्योग को चलाने के लिए शक्ति के साधनों का होना अति आवश्यक है, चाहे वो कोयले के रूप में हो, चाहे वो बिजली के रूप में हो, चाहे अन्य पारंपरिक शक्तियों के स्रोत के रूप में हो। जब तक ऐसे शक्ति के स्रोत उस उद्योग के आसपास नहीं होंगे, तब तक वह उद्योग आसानी से स्थापित नहीं हो पाएगा। कारण यह है कि अगर ऐसे शक्ति के साधन उन स्थान विशेष के आसपास ना हो, तो ऐसे शक्ति के साधन को प्राप्त करने की लागत बहुत ज्यादा आएगी और लागत अधिक आने पर कोई भी उत्पादक ऐसा उद्योग स्थापित करना नहीं चाहेगा। तो स्पष्ट है कि शक्ति के साधन के होने पर ही उस स्थान विशेष पर कोई उद्योग स्थापित होगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बाजार की निकटता। बाजार की निकटता का तात्पर्य निकला, अगर कोई उद्योग कोई उत्पादित वस्तु निर्मित करता है तो उसे लाभ की प्राप्ति तब अधिक होगी जब वह माल उस उद्योग से बाजार तक आसानी से पहुंच जाए। कहने का तात्पर्य निकला कि यदि उत्पादन स्थल से बाजार की दूरी बहुत अधिक होगी तो एक उत्पादक को लाभ जो है वो अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में वह उद्योग चलाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसी स्थान विशेष से बाजार जितना नजदीक होगा, वह उद्योग उस स्थान पर स्थापित होने की प्रवृत्ति उतनी अधिक रखेगा। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए मशीनों के साथ साथ हमें मानवीय श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। मानवीय श्रम दो प्रकार के होते हैं, एक जो महंगे होते हैं जिन्हें हमें अधिक भुगतान करना होता है, और दूसरे होते हैं सस्ते श्रम। सस्ते श्रम का तात्पर्य होता है ऐसी स्थिति जब कार्य के लिए श्रमिक हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएं। तो जिन स्थानों पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो, या ये कहें कि जिन स्थानों पर श्रमिकों की संख्या अधिक हो, वहां पर श्रमिक सस्ते पड़ेंगे या उन्हें भुगतान कम करना होगा। तो ऐसी स्थिति में चूंकि श्रमिक सस्ते रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ऐसे स्थान पर उद्योग स्थापित होगा। इसके विपरीत जिन स्थानों पर कुशल श्रमिकों का अभाव होगा या उन्हें काम में लेने के पश्चात उनको जो भुगतान किया जाना है वो अधिक होगा, तो स्वाभाविक है कि उत्पादक को मिलने वाला लाभ कम होगा। तो उस स्थिति में उस वस्तु का औद्योगिक स्थानीकरण संभव नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जब किसी उद्योग में कच्चा माल उद्योग तक लाया जाता है और उस कच्चे माल को उत्पादित करने के बाद उसे निर्मित कर जब बाजार तक ले जाया जाता है, तो कच्चे माल को लाने और पक्के माल को बाजार तक ले जाने, इन दोनों ही अवस्था में यातायात के साधनों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
यातायात के कई साधन होते हैं। एक होता है रेल मार्ग, सड़क मार्ग, या जल मार्ग या वायु मार्ग। तो अगर हम मूलभूत आवश्यकताओं को देखें तो दो मार्ग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक होता है सड़क मार्ग और एक होता है रेल मार्ग। तो बच्चों, जिन स्थानों पर हम ऐसा उद्योग स्थापित करने की बात कर रहे हैं, उस स्थान विशेष पर कच्चे माल को उद्योग तक लाने में और पक्के माल को बाजार तक पहुंचाने में अगर यातायात के साधन विकसित हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसे उद्योगों का स्थानीयकरण होने की प्रवृत्ति भी अधिक होगी। यातायात के साधनों के साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके संबंध में हम चर्चा करेंगे, वह है बैंकिंग और बीमा संबंधी सुविधाओं की प्राप्ति होना। जिन स्थल पर हम उद्योग को स्थापित करना चाह रहे हैं, अगर उन स्थानों पर बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध है या बीमा या भंडारण संबंधी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध है, तो वह उद्योग आसानी से स्थापित होगा। इसके अलावा सरकार भी समय समय पर किसी उद्योग को स्थापित करने में अपनी प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करती है, चाहे वह सहायता अनुदान देने के रूप में हो, चाहे वह सहायता किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए दिए जाने वाले ऋण के रूप में हो, चाहे वह सहायता करों के प्रतिशत में कमी के रूप में हो। अगर यह सरकारी सहायता जिन उद्योगों में अधिक होगी या जिन स्थान विशेष पर ऐसी सरकारी सहायता अधिक प्राप्त होगी, स्वाभाविक है कि कोई भी उत्पादक ऐसे स्थान पर अपना उद्योग स्थापित करना चाहेगा। बच्चों, अभी हमने जिन तत्वों की क्रमवार चर्चा की, अगर वो तत्व किसी स्थान विशेष पर विद्यमान हैं या आसानी से उपलब्ध हैं, तो यह माना जा सकता है कि उस स्थान विशेष पर जो भी उद्योग है वह आसानी से स्थापित होगा। ये है औद्योगिक स्थानीयकरण का कारक तत्व या ऐसे तत्व जिनके होने पर कोई उद्योग स्थापित होगा और जिनके ना होने पर उद्योगों के स्थापित होने की संभावना कम हो जाएगी। भारत में बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग हैं जिनका प्राचीन काल से वर्तमान काल के बीच में औद्योगिक स्थानीयकरण हुआ है। आइए हम ऐसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से प्रत्येक उद्योग का क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करें। सबसे पहला उद्योग है जूट उद्योग। प्राचीन भारत में जूट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हड़प्पा संस्कृति से लेकर वर्तमान आधुनिक भारत के बीच का जो समय है, इसमें जूट के निर्माण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जूट, जिसे सोने के रेशे की भी संज्ञा दी जाती है, अर्थात इसकी तुलना सोने से की जाती है क्योंकि ये बहुत कीमती होता है। भारत के विभाजन के पूर्व जूट का उत्पादन बृहद पैमाने पर होता था, किंतु जैसे ही भारत और पाकिस्तान का अलगाव हुआ, जूट का क्षेत्र प्रमुखता से पाकिस्तान में चला गया और बचे हुए 30 से 40% क्षेत्र भारत में रह गए, जिसके संबंध में हमने चर्चा पहले की थी। तो कहने का तात्पर्य निकला कि भारत प्राचीन काल में, अर्थात भारत में आजादी के पूर्व, ये बहुत ही मजबूत स्थिति में था, लेकिन विभाजन के पश्चात अलगाव होने के कारण जूट उद्योग थोड़ा सा कमजोर हुआ। प्रथम उद्योग जो स्थापित हुआ था कलकत्ता में, जो ब्रिटिश शासकों के द्वारा स्थापित हुआ था। इसके स्थापित होने के पीछे भी कारण थे कि पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जूट आसानी से उपलब्ध था। या ये कहें कि पश्चिम बंगाल से लगा हुआ क्षेत्र जूट के उत्पादन के लिए जाना जाता था। चूंकि जूट वहां पर आसानी से उपलब्ध थे, इसलिए वहां पर जूट का स्थानीयकरण हुआ। जूट, जिसे हम पटसन भी कहते हैं, यह एक भार ना खोने वाला पदार्थ है। भार ना खोने वाले पदार्थ का तात्पर्य यह है कि जूट को हम जिस रूप में प्राप्त करते हैं, उस रूप में उसका जितना वजन होता है, उस जूट के रूप में अगर हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो निर्माण करने के बाद पहले उसका जो भार था, वही भार बनने के करीब करीब उतना ही होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह ज्यादा भार नहीं खोता। इसीलिए हम
इसे अधिक भार न खोने वाला पदार्थ भी कहते हैं। तो जूट के स्थानीयकरण होने के पीछे भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारक तत्व रहा। इसका पदार्थ निर्देशांक भी इकाई से कम होता है। पदार्थ निर्देशांक का तात्पर्य किसी वस्तु को कच्चे माल में प्राप्त करने और कच्चे माल से पक्के माल में निर्मित होने के बीच का अनुपात है, जिसे हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे। और अगले अध्याय में इसका हम एक विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। सन 1950 और 60 के दशक में भारत में जूट की बहुत सारी मिलें थी। करीब करीब 112 जूट की मिलें थी, जिसमें से 100 के आसपास की जूट मिल पश्चिमी बंगाल या पश्चिम बंगाल के आसपास केंद्रीकृत थी। अधिकांश जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल के चूंकि आसपास होता था, इसलिए 80 से 90% के बीच के जूट मिल पश्चिम बंगाल में केंद्रित थे। इसके बाद 1960 के बाद के दशक में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस समय कुछ क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश की ओर चला गया, जो पहले पाकिस्तान का अधिकृत क्षेत्र था। ऐसा होने से जूट के रूप में मिलने वाले कच्चे मालों में कमी हुई और जूट उद्योग थोड़ा सा पिछड़ता हुआ प्रतीत हुआ। विभाजन के पश्चात निर्मित हुई इस स्थिति के बाद बहुत सारे मिल ऐसे हुए जो कमजोर हो गए, जिन्हें या तो एकीकृत करने का प्रयास किया गया या तो उन्हें बंद कर दिया गया। तो 1960 के बाद के दशक में जूट के उत्पादन और उद्योगों में पिछड़ापन होता हुआ प्रतीत होता है। पश्चिम बंगाल या कलकत्ता का ही ऐसा क्षेत्र क्यों है जहां पर जूट के अधिकतर मिलें स्थापित हुई? इसमें सबसे पहला कारण आता है जूट के उत्पादन के लिए जिन मिट्टियों की आवश्यकता है उन मिट्टियों का उस स्थल पर होना। बच्चों, हमें पता है कि उत्तर भारत की अधिकांश नदियां, चाहे वो गंगा अपवाह तंत्र का कोई हिस्सा हो या ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र का कोई हिस्सा हो, उसका प्रभाव बंगाल की खाड़ी में अवश्य होता है। बंगाल की खाड़ी का पूरा क्षेत्र पश्चिम बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र है। कहने का आशय यह है कि जूट के उत्पादन के लिए जिन जलोढ़ मिट्टियों की नितांत आवश्यकता होती है, ऐसे जलोढ़ मिट्टी उत्तरी भारत के मैदान से बहने वाली नदी और उत्तर पूर्वी भाग से बहने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से प्राप्त होती है। तो जब यह जलोढ़ मिट्टियां उन क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं, तो स्वाभाविक है कि वहां पर जूट के उत्पादन के लिए अनुकूल माहौल मिलता है और वहां जूट की उत्पादन अधिक होती है। तो ऐसे स्थान विशेष पर जलोढ़ मिट्टियों का अधिक पाया जाना भी जूट के उत्पन्न होने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारक तत्वों में एक माना जाएगा। कच्चे माल को उद्योग तक लाने और जूट से बनी हुई वस्तुओं को विदेशों तक भेजने, इसके लिए जिस सबसे अनिवार्य तत्व की आवश्यकता थी वह थी ऐसे स्थानों पर बंदरगाह का होना। कलकत्ता, जो देश के 4 बड़े महानगरों में एक माना जाता है, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में जो कलकत्ता स्थापित है, इसी से समुद्र तट पर लगा हुआ बंदरगाह है। इस बंदरगाह के होने का सबसे बड़ा लाभ यह प्राप्त होता है कि जो जूट से बनी हुई वस्तुएं हम उत्पादित करते हैं, इसे बाजार में भेजने के लिए हम जल यातायात के साधनों का आसानी से प्रयोग कर पाते हैं, जो जल मार्ग के रास्ते हुए विदेशों तक भेजे जाते हैं। तो कलकत्ता या पश्चिम बंगाल में बंदरगाह का होना भी जूट उद्योग के स्थापित होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जूट से बने हुए उत्पाद ऐसे उत्पाद हैं जो भारत से सबसे अधिक मात्रा में निर्यात किए जाते हैं, और निर्यात के लिए जो बाजार आवश्यक होना चाहिए वो कलकत्ता जैसे महानगर में आसानी से उपलब्ध है। तो विदेशी आयातकों को जब इस प्रकार के जूट की सामग्री प्राप्त करनी होती है, तो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ कलकत्ता का बंदरगाह इसके लिए बहुत ही आसान और एक सुलभ माध्यम बन जाता है। चूंकि
जूट के उत्पादन से सबसे अधिक हमें विदेशी आय की प्राप्ति होती है। इसलिए भी कलकत्ता या पश्चिम बंगाल जैसे अनुकूल स्थल पर जूट के उद्योगों का स्थानीयकरण आसानी से। कलकत्ता या पश्चिम बंगाल जो समुद्र तट से लगा हुआ है और ऐसे समुद्र तट से लगे हुए छोटे छोटे जल मार्ग से हम विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और हम अगर दक्षिणी भाग में चले जाएं तो केरल और कर्नाटक, ये ऐसे राज्य हैं जिनमें जूट से बनी हुई सामग्रियों को हम जल मार्ग की सहायता से अन्य राज्यों में हम भेज सकते हैं। तो जल मार्ग का होना भी जूट के उद्योगों के स्थापित होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलकाता एक सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। अगर हम इसके व्यापारिक क्षेत्र की बात करें तो न केवल जूट उद्योग बल्कि अन्य उद्योगों से संबंधित सामग्रियों का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल बाजार के रूप में देखा जाता है। तो जब अन्य सामग्रियों का आयात निर्यात भी इसी स्थल से होता है तो अन्य उद्योगों के साथ साथ भी जूट उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो कलकत्ता का ऐतिहासिक बाजार भी जूट उद्योग के सफल होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्योग न केवल पटसन, जूट बल्कि अन्य उद्योगों के लिए भी एक बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है। बड़ा व्यापारिक केंद्र होने के कारण ऐसे स्थान पर बैंकिंग, व्यावसायिक बीमा और अन्य व्यावसायिक संगठन की सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध है, जो कि जूट उद्योग को कहीं न कहीं एक प्रोत्साहन देता है। जूट के निर्माण में शक्ति के साधन के रूप में कोयले की आवश्यकता पड़ती है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो उड़ीसा और झारखंड से सटा हुआ है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कोकिंग कोयला या कोयला आसानी से प्राप्त होता है। रानीगंज और झरिया ये दो ऐसे स्थान हैं जहां पर कोयला आसानी से प्राप्त होता है। चूंकि तो हमने पहले ही चर्चा की थी कि अगर जिन स्थानों पर कोई उद्योग स्थापित होने की प्रवृत्ति रखता हो, अगर उसके आसपास उससे संबंधित सामग्री आसानी से प्राप्त हो जाए तो उसे किसी वस्तु के उत्पादन में सुलभता प्राप्त हो जाती है। तो पश्चिम बंगाल में जूट के उत्पादन के होने के पीछे सटे हुए राज्य से आसानी से कोयले का मिलना भी एक प्रमुख कारक तत्व के रूप में माना जाएगा। जूट के बड़े मिलों की स्थापना के पूर्व भी प्राचीन काल में या अंग्रेजों के आगमन के समय भी कलकत्ता या पश्चिम बंगाल ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर छोटे छोटे स्तर पर जूट का उत्पादन किया जाता रहा है। तो जब छोटे उद्योगों के स्थान पर जब बड़े उद्योगों का स्थापित करने का विचार हुआ तो चूंकि यह क्षेत्र पहले से ही जूट के उत्पादन में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा था, इसलिए छोटे स्तर के उद्योग को बड़े स्तर के उद्योग में परिवर्तित होने पर ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके अलावा जूट उद्योगों में जो कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता थी, ऐसे सस्ते श्रमिक आसानी से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हो गए। तो किसी उद्योग की स्थापित होने के लिए जो सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है, इस सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता भी आसानी से उपलब्ध हुई। पश्चिम बंगाल या कलकत्ता के क्षेत्र में अधिकतर जूट उद्योग स्थापित होने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है। जूट के उत्पादन में जल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आवश्यक जल के लिए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी का उस क्षेत्र के समीप स्थित होना। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूर्व की तुलना में जूट के जो उत्पादन का प्रतिशत है वो पहले से बढ़ा है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत में जूट के उत्पादन के अनुकूल माहौल बनता गया। आज भी पश्चिम बंगाल में स्थित कलकत्ता एक ऐसा व्यापारिक केंद्र है या एक ऐसा औद्योगिक हब है जहां पर अभी भी जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो बच्चों, हमने अभी जिन बिंदुओं की चर्चा की, पश्चिम बंगाल में
अनुकूल होने के कारण ही पश्चिम बंगाल या कलकत्ता में जूट उद्योग स्थापित हुआ। तो बच्चों बाकी फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।